राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम PYQs लेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के। ध्यान रखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। अब वो कहता है पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। यहां में MnO4 माइनस दे रखा है, ठीक है। MnO4 माइनस को मैंने Mn2 प्लस में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहां पर 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, यहां मैंने 4 H2O दिए एसिडिक मीडियम में, और इन H आयन को बैलेंस करने के लिए मैंने दिए यहां पे 8 H आयन, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब 4 देखो, यहां पे 4 दिखाई दे रहा है -2 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि -6, और यहां 4 दिखाई दे रहा है +2। अगर मैं यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं केस लूं आपकी KMnO4 की, KMnO4 2 माइनस के KMnO4 बनने की, तो ये है आपका मैंगनेट और ये है आपका परमैंगनेट। तो MnO4 2 माइनस कन्वर्ट हुआ MnO4 माइनस की, तो इस कंडीशन में यहां पे मैंगनीज का ऑक्साइड भी निकलेगा, 2 MnO4 माइनस बनेंगे, ठीक है। अब यहां ऑक्सीजन देखेंगे हम, 4 और 2 6 और वहां पे 8। अगर मैं यहां 2 H2O दे दूं तो यहां 4 H आयन आएंगे। अब ये वाली रिएक्शन हो गई जो ऊपर दिखाई दे रही थी 4 H आयन वाली, ठीक है। मैंने जो ऊपर बैलेंस की थी वो एसिडिक मीडियम के लिए बैलेंस की थी। अब देखो, अब ये गिवन आपका 4 H आयन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस 4 H आयन को आप यहां पे देखो, अब चार्ज देखो यहां पे कितना है, MnO4 2 माइनस प्लस 4 H आयन, 2 और 2 माइनस का 4, ये देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 4 और यहां प्लस का 4, तो ये तो 0 हो गया, और यहां पर माइनस का 1 है। आपको यहां 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जल्दी से इस रिएक्शन को देखो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब बारी आती है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज यानी कि Mn इन विच इट शो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप। अगर मैं बात करूं मैंगनीज की, तो मैंगनीज 7th ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है? 7th ग्रुप में। अगर मैं MnO4 माइनस लेता हूं तो इस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 7 आना चाहिए। X प्लस 4 ऑक्सीजन प्लस 2 वाले माइनस 2 वाले इज इक्वल्स टू -1। तो x कितना आएगा? 4 में से 1 गया 7, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। तो वो है आपका MnO4 माइनस ऑक्सो एनायन, जिसके अंदर वो +7 शो करता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन, जिंक सॉल्ट आर व्हाइट, ठीक है। जिंक सॉल्ट जो होता है व्हाइट होता है, वाइल कॉपर सॉल्ट आर कलरलेस। क्यों? तो हम यहां पे ये कहेंगे, जो कॉपर का सॉल्ट है, यहां कलर का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन। यहां कलर का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन। तो अगर हम जिंक को देखें तो जिंक के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए वो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। और अगर कॉपर को देखें तो उसके पास D9 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो कलर्ड दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है जिंक सॉल्ट यहां पर व्हाइट दिखाई दे रहा है और कॉपर का सॉल्ट कलर्ड दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है? तो आप बोलोगे कलर दिखने का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बात। दूसरी बात, डी ट्रांजिशन। ये दोनों कीवर्ड आपको लिखने हैं। जो कॉपर 2 प्लस है वो दिखाता है 4s0 3d9। 3d9 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर शो करता है। जिंक के पास नहीं है, जिंक 2 प्लस है ना, जिंक 2 प्लस के पास 3d10 है और 3d10 का मतलब कंप्लीटली फिल्ड, तो डी ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
Copper salt are colorless because Cu2 plus ion has 3d9 configuration, valence configuration with one unpaired electron. हो गया, जिस वजह से वो दिखाता है, कलर भी दिखाता है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखाता है. कॉपर आयन अंडरगो डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन भी बोल दिया उसने, बस पढ़ लो अब सारा. ये दोनों कीवर्ड लिखने हैं आपको, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी और डी ट्रांजिशन भी. आगे चलते हैं. Why do transition elements show variable oxidation state? Transition element variable oxidation state क्यों दिखाते हैं? Variable oxidation state वो दिखाते हैं जिनमें आपके पास Ns और N-1d दिया हुआ है. यहां पर अगर उनके एनर्जी लेवल बराबर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. दूसरा, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं. डी में 5 सबशेल है, पांचों में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उतने ही ज्यादा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे. तो इसका मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंगनीज सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे जिंक वो सबसे कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रीजन क्या हुए? एक, इनके Ns और N-1 में Ns और N-1d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर है. और दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन क्या है कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं. 27वां क्वेश्चन, Ns और N-1d इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांजिशन मेटल है वेरी लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी. बहुत अच्छा आंसर है इसका. हेंस बोथ कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग which result in variable oxidation state. ठीक है, when Ns electron take part in bonding they exhibit lower oxidation state और N-1 करता है तो higher oxidation state. इसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली बात नहीं कही, वो भी है एक रीजन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N-1d. अगला, ट्रांजिशन मेटल आर मच हार्डर देन एल्कली मेटल. ट्रांजिशन मेटल इतने ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं एल्कली मेटल के कंपैरिजन में? तो अगर हम यहां पर इनकी हार्डनेस की बात करें तो उसका रीजन होता है मेटल मेटल बॉन्ड. एक, दूसरा, इनका जब एटम बनता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है, उसे हम कहते हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये हार्ड ज्यादा होते हैं. और एक और चीज है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती है अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ. इसका मतलब जो जिंक है उसके पास ऑल पेड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी. अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और वो हार्ड ना होकर सॉफ्ट होगा. देखो आंसर, ट्रांजिशन मेटल हैव more number of unpaired electron in their valence shell as a result they able to form very strong metallic bond. बोला था, एक कीवर्ड है आपका मेटेलिक बॉन्ड, बहुत ही चौड़ा आ रहा है ये. एक कीवर्ड है आपका मेटेलिक बॉन्ड और दूसरा कीवर्ड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बस ये दो बातें याद रखनी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. इनमें से कौन से कैटायन कलर्ड है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. वेनेडियम 3+, वेनेडियम 3+ में से दो इसमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Ti4+, टाइटेनियम, टाइटेनियम में D2 होता है और S2 होता है तो ये नहीं दिखाएगा कलर. मैंगनीज 2+ दिखाएगा कलर. तो जिसको मैंने छोड़ दिया है, जिसे मार्क करा, ये दोनों दिखाएंगे और वो दोनों नहीं दिखाएंगे. कलर दिखाने का रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसका रीजन हम डी ट्रांजिशन भी कहते हैं. आगे चलते हैं. स्कैंडियम यानी कि Si21 इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट कैल्शियम इज नॉट. बाय, अगर हम स्कैंडियम को देखें तो उसका एक इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है. कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन नहीं आते डी ब्लॉक में. आगे, स्कैंडियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट है. वेरएस कैल्शियम डज नॉट, उसके पास नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. आगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक कलर. ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर होता है एक्वस सॉल्यूशन में. वो कलर क्यों होता है? उस कलर के होने का रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन. मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स of transition metal are colored. This is because of the absorption of radiation from the visible light. हाँ,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ डी ऑर्बिटल टू अनदर, इसीलिए से हम डी डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट आंसर है, जरा ध्यान दे लो। The ion of transition element absorb the radiation of the of a particular wavelength and rest is reflected, imparting color to the solution, जिसकी वजह से solution में कलर दिखाई देता है। पूरा आंसर पढ़ लो बेटा, आगे चलते हैं। जब भी बोलता हूं आंसर पढ़ लो तो 2 मिनट के लिए स्क्रीन रोका करो, आंसर पढ़ा करो, फिर आगे पढ़ा करो। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? मेनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन फॉर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर हम इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये लिया मैंने, और इनके स्ट्रक्चर, इनके पर्टिकुलर कैटालिटिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बीच में गैप आ जाता है। मान लो आपने कहा भैया ये आयरन है, हाँ है आयरन, तो इनके बीच में गैप है जिसको मैं या तो भर सकता हूं ऑक्सीजन से, ठीक, या मैं भर सकता हूं कार्बन से। अगर आयरन के बीच में कार्बन रख दिया तो ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं बचेगी, ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं बचेगी तो आयरन अपना ऑक्साइड नहीं बना पाएगा, ऑक्साइड नहीं बनाएगा तो रस्टिंग नहीं होगी, इसलिए कार्बन को वहां पे पुट किया जाता है जिससे वो बन जाए स्टेनलेस कार्बन यानी कि स्टील, ठीक है, जिसमें उसमें जंग ना लगे, तो ये आपका स्टील बन जाता है। तो वो कह रहा है मेनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन फॉर ट्रांजिशन कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें बड़े बड़े एटम्स के बीच में कोई छोटा एटम आ जाता है। आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनका साइज बड़ा होता है। इस साइज के अंदर छोटे एटम्स आके फिट हो सकते हैं, जो अगर हमने करे हैं तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, और जो रिएक्टिविटी होती है उस एलिमेंट की वो कम कर देते हैं जिससे वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये इसकी खासियत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन द क्रिस्टल लैटिस, हाँ आ गया क्रिस्टल लैटिस वर्ड, वो उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इंटरस्टिशियल वेकेंट स्पेस इनटू विच द स्मॉल साइज, आ गया वही सारा, वही है, पढ़ लो बेटा, सारा वही है। मैंने यही बता दिया क्यों बनाते हैं हम, जिससे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ जाए, इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ जाए उनकी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ जाए उनकी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, वगैरह वगैरह। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? ई नॉट वैल्यू ऑफ M2 प्लस ऑब्लिक M ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता, मेरी बात सुनो, कॉपर के पास 1 इलेक्ट्रॉन है S में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s1, और 10 इलेक्ट्रॉन है यहां पे। जैसी कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और कॉपर प्लस बनता है तो 4s0 3d10 हो जाता है, उसको स्टेबल फुल्ली फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। अब वो और इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े, वो कहता मैं यहीं रहूंगा, फिर भी तुमने कहा नहीं भैया हम तो तेरे से इलेक्ट्रॉन छुड़वाएंगे, तो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहना चाहता। तो यहां से यहां तक लाओगे तो इसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब स्टेबल नहीं है, यहां से यहां लाओगे तो E0 वैल्यू नेगेटिव रहेगी। एक बात, दूसरी बात, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये +1 से +2 जा सकता है? हाँ, पानी के अंदर, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट कर देगी हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को। कॉपर इज ओनली मेटल इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट शो दिस बिहेवियर। क्यों? अब स्कैंडियम बनाता ही नहीं है +2, तो उसको हमने ग्राफ बनाया ही नहीं था। कॉपर बनाता है लेकिन +2 बनाने के लिए उसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी सारे एलिमेंट +2 जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी आराम से दिखाते हैं। एक बात, दूसरी बात, मैंगनीज जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद D5 कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, और जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद D10 कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, ये खुशी खुशी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आयरन भी दिखाता है, लेकिन आयरन सोचता है कि मैं एक और छोड़ के D5 कॉन्फ़िगरेशन पा लूं, इसलिए वो +3 ज्यादा अच्छी दिखाता है। आगे, कॉपर 1 इज नॉट नोन इन एक्वस मीडियम। क्यों? एक्वस मीडियम में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक एंथैल्पी आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है।
Transition metals and their compound generally exhibit a paramagnetic behavior. Give reason. Transition एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। आओ फिर भी आंसर देख लेते हैं एक बारी। ये रहा कॉपर का +1 और +2 वाले का आंसर। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ रादर देन Cu+ in aqueous state is due to much more negative hydration enthalpy of copper than second ionization enthalpy, या जो कंपनसेट कर देती है second ionization enthalpy को। Paramagnetism arise due to the presence of unpaired electron when transition metal ion have unpaired electron in d orbital d1 से लेके d9 तक, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। 2 मिनट के लिए स्क्रीन रोको और इसको पूरे को नोट ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Cu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, Cr2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि Mn3+ जिसकी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले तो आप ये समझो, Cr2+ ये भी D4 कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है, ये अपने आप को +3 यानी कि D3 बनाना चाहता है। क्यों D3 बनाना चाहता है? क्योंकि ये T2G हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और Mn जो D4 पे बैठा है Mn3+, वो अपने आप को Mn2+ बनाना चाहता है क्योंकि वो D5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अगला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर क्वाइट हाई, क्योंकि इनके एटम बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखते हैं। देखो, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने नहीं बोली। Strong metallic bonding and additional covalent bonding. Metallic bonding is due to their small size, while covalent bonding is due to DD overlapping. ये अच्छा आंसर है बेटा जो मैंने बोला था उससे। अगला क्वेश्चन नंबर 38, गिव रीजन Ti3+ is colorless whereas scandium is colored and scandium is colorless। तो सीधा सी बात है, Ti3+ जो है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं D में और स्कैंडियम 3+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D में नहीं होते। हाँ, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्वाइट हाई। ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों हाई होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको। अगर हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करते हैं तो हम यहां बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रखेंगे। आओ देखते हैं इसका आंसर। हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ये दो चीजें। ठीक है, अब दोबारा आते हैं 38 क्वेश्चन पे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड और एडिशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग। आगे, गिव रीजन टाइटेनियम इज कलर्ड वेयर स्कैंडियम इज कलरलेस। बता चुका हूं मैं इसका आंसर भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cr2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Cr2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा Cr3+ में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था Cr2+ D4 कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, वो अपने आप को D3 में लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? वो अपने आप को D3 में इसलिए लेके जाता है जिससे वो T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पा जाए। राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन शो द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ एसिडिफाइड Cr2O7 2-। इसकी रिएक्शन में लिख के दिखाता हूं आपको। Cr2O7 2- दे रहा है 2Cr3+। ठीक, मैंने क्रोमियम बैलेंस कर दिया, फिर उसके बाद 7 H2O दिए और ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया।
अब मैंने देखा यहाँ पे चार्ज कितना है -2 और यहाँ चार्ज कितना है 3 दूनी 6, तो 6 और 2 में 8 का फर्क है। और तो कुछ नहीं, एच आयन खा गया। यहाँ 14 एच आयन है, अगर मैं 14 एच आयन दे दूं तो -2 + 14 कितना हो जाएगा, प्लस का 12, प्लस के 12 और प्लस के 6 में 6 का फर्क है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। दोबारा सुनना, पहले मैंने क्रोमियम बैलेंस किया, फिर मैंने ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर मैंने H2O से एच आयन बैलेंस किया, और फिर मैंने देखा टोटल चार्ज कितना है। उस टोटल चार्ज को मैंने किससे बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन देके। क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 40, यूज द डेटा। देख लिया हमने डेटा, Mn2+/Mn M और M3+/M2+, ठीक है। यहां पे मुझे क्या दिखाई देता है, कौन सा M2+ किसका सबसे ज्यादा है, इसका, मैंगनीज का, -1.18। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्यों मैंगनीज +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, क्योंकि उसको मिल जाती है हाफ फिल D5 कॉन्फ़िगरेशन। ये भी अच्छा खासा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर D5 बनना चाहता है। ये अभी D6 कॉन्फ़िगरेशन पे है, ये एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ के D5 बनना चाहता है, ठीक है। अब वो कहता है ये सब के सब Mn2+ से Mn3+ बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक क्रोमियम है जिसकी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्रोमियम +2 में भी संतुष्ट था, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन देके वो T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, Cr2+ और Fe2+? Cr, क्योंकि Fe2+ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है, कम पॉजिटिव है, लेकिन उसका पॉजिटिव E0 वैल्यू आ रहा है +3 के लिए। तो अपने आप को कौन रिड्यूसिंग एजेंट करके अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो हम कहेंगे क्रोमियम। क्या पाने के लिए, T2G हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, क्योंकि उसमें उसको स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन में उसको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, which is most stable ion in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। मैंगनीज सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी E0 वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखेंगे। देखो, reactivity series is made on the basis of the standard reduction potential of E0 value. E0 for chromium is more negative than Fe। आ गया आंसर, ठीक है। अगला, among the given ions, the ion with more negative E0 value for +2 will lose the electron more easily, thus is more stable in +2 oxidation state, और वो हो जाएगा आपका Mn। दोनों आंसर ठीक है, आगे चलते हैं। When मैंगनीज ऑक्साइड इज फ्यूज्ड, जब मैंगनीज के ऑक्साइड को फ्यूज किया जाता है KOH के साथ, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ KNO3, ये तो आपकी प्रिपरेशन हो गई। अगर आप मैंगनीज के ऑक्साइड को फ्यूज करते हो KOH के साथ KNO3 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, K2MnO4, इसे बोलते हैं मैंगनेट। इट गिव्स अ डार्क ग्रीन ए कंपाउंड, ये है आपका मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। कंपाउंड ए डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। अच्छा जी, अगर मैं इस K2MnO4 को डिस्प्रपोर्शनेट कर दूं किसी एसिडिक मीडियम में, तो वो मुझे क्या देगा, वो देगा हमें KMnO4 -2 नहीं, खाली माइनस, हाँ, पर मैंगनेट। अब यहां से यहां तक जाने के लिए मैंने किसको चेंज किया, पीएच को चेंज किया, एक बात। दूसरी बात, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ +6 से +7 पर, ठीक है। ये था आपका ए और ये है आपका बी, उसने जो क्वेश्चन में पूछा है। हमें कंपाउंड पर्पल कलर का बी मिलता है। ए था मैंगनेट, बी है पर मैंगनेट। एन एल्कली सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज विद Ki, कंपाउंड सी, ठीक है। whereas an acidified solution of B with Ki gives you D, ठीक है।
अब यहाँ एल्कली सोल्यूशन का मतलब क्या है? एल्कली सोल्यूशन का मतलब है बेसिक नेचर, ठीक है। तो बेसिक नेचर में के के साथ रिएक्शन करेगा KMnO4, तो आपको देगा Ki3 और KMnO4 अगर रिएक्ट करेगा Ki के साथ एसिडिक मीडियम में तो आपको देगा आयोडीन। यहां पर ये -1 से 0 पे ऑक्सीडाइज हुआ है, यहां पर -1 से, अब यहां आप इसको -1/3 कह सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें Ki3 जो होता है वो ऐसा होता है Ki.I2, इसको छोड़ दो, ये -1 होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इन दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम फिर वही रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। चारों रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी। ये देखो पहली रिएक्शन, इस पहली रिएक्शन में हमने MnO2 से बनाया K2MnO4, दूसरी रिएक्शन K2MnO4 से बनाया हमने पर्पल कलर का KMnO4, तीसरी रिएक्शन KMnO4 को Ki के साथ रिएक्शन कराया, KiO3 बनाया, और फिर Ki के साथ रिएक्शन कराया और I2 बनाया। चारों रिएक्शंस को रोककर अभी लर्न करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लेना बेटा रिएक्शंस। अब वो कहता है Fe2+, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में MnO4- अपने आप को Mn2+ में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और Fe2+ अपने आप को Fe3+ में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है उसका। अब इसको अलग पेज पे लेते हैं। Fe2+ दे रहा है Fe3+, तो मैंने उसको इलेक्ट्रॉन देके बैलेंस कर दिया। MnO4- दे रहा है Mn2+ एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में MnO2 देता। अब 4 ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस कर दिया 4 H2O से, 8 H आयन दिए। अब यहां पर मुझे +2 दिखाई दे रहा है, यहां पर 8 और 1 +7 दिखाई दे रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहां पे। अब ओवरऑल इक्वेशन लिखी, ओवरऑल इक्वेशन में मेरे इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, तो मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये 5 इलेक्ट्रॉन इस 5 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाए। ओवरऑल इक्वेशन तुम्हें लिखनी आती है, अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी। आगे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन, मैंगनीज ऑक्साइड I- के साथ MnO4-, यहां पर H2O लिखा है और I-, तो यहां आप बेसिक मीडियम में जाएंगे, MnO4- आपको देगा MnO2 और I- आपको देगा I2। फिर वही मैं 2 H2O दूंगा यहां पे, ठीक है, 2 H2O दूंगा यहां पे, 4 H आयन दूंगा यहां पे, बेसिक मीडियम है। अब यहां 4 देखूंगा, -1 +3 इलेक्ट्रॉन दूंगा। एक काम, दूसरा काम, बेसिक मीडियम है तो 4 OH आयन इधर दूंगा और 4 OH आयन इधर दूंगा, ठीक, और यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। याद रखना जब ओवरऑल इक्वेशन लिखो तो इसे पानी बना देना, 4H2। जल्दी से पूरी रिएक्शन देख लो, पहले वाली रिएक्शन देखो, स्क्रीन रोको, याद करो, फिर अगली रिएक्शन पे आ जाओ। स्क्रीन रोको, याद करो और आगे चलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन क्रोमाइट और FeCrO4, अब देखो पहले हमने करी थी किसकी प्रिपरेशन, KMnO4 की, अब हम किसकी करेंगे, K2Cr2 की। क्रोमाइट और दिखाई दे रहा है, उसको अगर मैं NaOH के साथ फ्यूज कराता हूं, हाँ, जब क्रोमाइट ओर को NaOH के साथ फ्यूज कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें येलो कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं क्रोमेट। और उस क्रोमेट को जब हम एसिडिफाई करते हैं तो हमें मिलता है डाइक्रोमेट। आओ चलो देखते हैं, आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। क्रोमाइट और को मैंने लिख दिया Fe2Cr4 2- आयरन हटा दिया, उसको दिया मैंने NaOH, वो भी 4, और उसने मुझे दिया क्या, Na2Cr2 Na2CrO4,
अब ठीक है। फिर Na2CrO4 2 माइनस के 2 मॉलिक्यूल लिए और उसने मुझे दिया Na2Cr2O7 2 माइनस किसी एसिडिक मीडियम में। अच्छा, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ 7 ऑक्सीजन यानी कि एयर भी है, और बाहर भी यहाँ पे क्या निकलता है Na2CO3 नहीं निकलेगा Na2CO3, आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसको KCl के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये मुझे देगा K2Cr2O7 2 माइनस। इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, इसे कहते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आ जाओ, पूरी रिएक्शन समझेंगे। 4 FeCr2O7 लिए, 16 NaOH और 7 H2O। मुझे क्या मिला? Fe2O3 आयरन का फेरिक ऑक्साइड, Na2CrO4 मैंने बताया था CrO4 मिलेगा। फिर Na2CrO4 को 2 H आयन के साथ एक्शन कराया, मिला NO2Cr2O7 2 Na आयन और H2O। फिर Na2Cr2O7 को KCl के साथ एक्शन कराया तो बना K2Cr2O7। ठीक है, ये है आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसमें बेटा कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमें याद नहीं रहता। बच्चे क्या, मुझे खुद याद नहीं रहता। तो आप इसका नंबर बना लो, 4 16 7 2 8 8। याद करने में आसानी रहेगी। 4 16 7 2 8 8 ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद तो आसान है, एसिड के साथ एक्शन कराया, ये कराया। अब क्या कहता है वो? कहता है K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन होगा, मैंने पढ़ा ही नहीं। राइट द फॉर्मूला ऑफ एबीसी बता दिया। राइट वन यूज ऑफ कंपाउंड सी। सी यानी कि K2Cr2O7 और KMnO4 ऑर्गेनिक भरी पड़ी है इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग MnO4। अब इसको देखो, इन दो रिएक्शंस को जगह बनाता हूं मैं। देखो 8 KMnO4 है, उसे कन्वर्ट किया मैंने। यहां पे मैं सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूं Mn2+ में, और जो S2O4 है उसे मैंने कन्वर्ट किया SO4 2- में। ठीक, अब यहां पर सल्फर बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई किया। पूरी रिएक्शन लिखता हूं, चलो। MnO4- gives you Mn2+ और S2O3 2- gives you SO4 2-। इसके 2 के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 यहां पे, 4 यहां पे ऑक्सीजन। ऊपर वाले में ऑक्सीजन बैलेंस करूं तो 4 यहां पे, यहां 0, 4 H2O दे दो, 8 H आयन दे दो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। फिर चार्ज बैलेंस करो, यहां चार्ज दिखाई दे रहा है -1 और +8 यानी कि +7। यहां चार्ज दिखाई दे रहा है +2, 5 का फर्क है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर दे दो। एक काम, अब यहां पर 3 ऑक्सीजन है, यहां 8 है। अगर मैं इसको 2 H2O दे दूं तो यहां 4 H आयन देने पड़ेंगे। एक काम, फिर चार्ज देखूंगा -2, यहां पे 2 to the 4 और 4 0, तो यहां पर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ओवरऑल इक्वेशन से पहले पहले मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन गायब करने। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, चेक करो। अब नीचे वाली जो रिएक्शन दे रखी है उसमें मैं क्या करूंगा? अब ऊपर वाली में ना H आयन नहीं है, तो हो सकता है वो बेसिक मीडियम में हो, MnO2 में कन्वर्ट कर रही हो, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। 44 नीचे वाली तो पक्का एसिडिक है, MnO2 में। ध्यान दो, अगर आपको वो लेफ्ट हैंड साइड पे H आयन देता है
तो आपको पता चल जाता है वो एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में है तो KMnO4 को कन्वर्ट करो Mn2+ में। अगर वो MnO4 KMnO4 को के साथ एच नहीं देता है, इसका मतलब वो बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में तो आप उसको कन्वर्ट करो MnO2 में। याद रखना, मैं इसको आपको पूरी एक रिएक्शन लिखवा देता हूं। देखो MnO4- दे रहा है Mn2+ एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और यहां पर 4 ऑक्सीजन दे रहा हूं मैं इसको H2O बैलेंस करने के लिए, और 8 H दे रहा हूं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। यहां +7 और यहां +2 चार्ज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। एक रिएक्शन हो गई मेरी कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन MnO4- दे रहा है MnO2, ठीक है। तो MnO2 में ऑक्सीजन 2 है, ये 2 है, इसको 2 H2O दिया बेसिक मीडियम में, ध्यान रखना बेसिक मीडियम में। अब यहां कितने H है? 4 H इधर दिए। अब यहां चार्ज कितना आया? +3, और यहां चार्ज है 0, तो यहां मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक। अब क्या बचा है? यहां 4 H है, अगर मैं 4 OH इधर दे दूं, 4 OH इधर दे दूं, तो ये 4 H बन जाएंगे पानी। अब इन दोनों को अगर मैं 4 H2O लिख दूं और माइनस कर दूं इससे, तो बनेगी मेरी ओवरऑल इक्वेशन MnO4- 2H2O 4OH- +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू MnO2 +4OH-। जरा देखो इस रिएक्शन को। अब बारी आती है किसकी? Cr की। क्रोमियम एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, मतलब बच गए। Cr3+ बनाता है, 7 H2O दो, 14 H यहां दो, यहां चार्ज देखो 14 प्लस और -2 यानी कि +12, और यहां कितना है? +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर दो। तीनों रिएक्शनें हमने करा दी। इसके बाद की रिएक्शन है तो आसान है, जैसे अभी हमने देखी H2O3 2- को SO4 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। चलो एसिडिक में तो करा दिया था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां 4 दूनी 8 और यहां 3, 5 H2O दो, फिर यहां तुम्हारे पास 5 H2 में 5 दूनी 10 H है, ठीक। अब 10 OH इधर दे दो, 10 OH इधर दे दो। OH दोनों बराबर है, तो इससे पहले ही आप चार्ज बैलेंस कर सकते हो। चार्ज कितना है यहां पर? -2, और यहां कितना है? 2 2 4 और +6। चेक करो, तो यहां है -2, वहां +6, तो अगर मैं यहां 8 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक। अब जरा ध्यान दो, अब 8 H और OH को मिला के 10 H और OH को मिला के 10 H2O बनाने, ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ इस रिएक्शन पे। अब आपको SN2+ को किस में कन्वर्ट करना है? SN4+ में। तो यहां पे हमने SN2+ को SN4+ में कन्वर्ट करा, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देने, आसान सी रिएक्शन, खत्म कहानी। इसके आंसर देख लो। इसके आंसर से पहले मैं इतना सारा इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ये हाफ रिएक्शंस को जोड़कर बना रहा हूं मैं, तो हाफ रिएक्शन यहां तो दिखेगी नहीं, वही तो पूरा का पूरा आंसर जोड़ के दे देंगे। अब आप ध्यान दो, MnO4- Mn2+ में MnO2 में कन्वर्ट हुआ, ये H2O3 SO4 में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद तो बैलेंसिंग के स्टेप लगाने, Cr2O7 Cr3+ में कन्वर्ट हुआ, और SN2+ SN4+ में कन्वर्ट हुआ, ठीक। अब आप चाहो तो मैं इसको आपको दिखा देता हूं, मेरे पास सारी रिएक्शंस लिखी हुई है। देखो, एक तो ये आपकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है, जो भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी मैंने आपको, इसको देख लो। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इन दोनों रिएक्शंस को लिखो और लर्न करो। एक आपकी आती है ये रिएक्शन, ये भी प्रिपरेशन की चल रही है। अब आती है ये रिएक्शन, CrO4 Cr2O7 2- में कन्वर्ट हो रहा है, और Cr2O7 2- CrO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कहता है, अगर मैं आपसे बात करूं CrO4 2- तो उसका प्लस
6 ऑक्सीडेशन नंबर है, और Cr2O7 2- उसका भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, लेकिन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं पीएच चेंज करने पर। द ऑरेंज ठीक है, द chromate and dichromate ion are interconvertible in aqueous solution. Depending upon the pH of the solution, the oxidation state of chromium in chromate and dichromate is same. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। फिर इस रिएक्शन को देखो, Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में। ई नॉट वैल्यू इसकी 1.33 है। अब ये आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है, H2S कन्वर्ट हो रहा है, H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। इन रिएक्शंस को देखो, इसमें आयरन कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरी रिएक्शन करा दी इन्होंने, तीनों रिएक्शन। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और चारों रिएक्शन पढ़ो। चलो अब आगे देखो, ये आ गई आपकी KMnO4 की प्रिपरेशन 1 और KMnO4 की प्रिपरेशन 2। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि सिंपल ये लिखा आ जाएगा और आपसे ये पूछ लेगा कि यहां पे क्या था। दिस रिएक्ट विद दिस, ए पता लगाओ क्या है, या दिस रिएक्ट विद दिस, बी पता लगाओ क्या है। आगे ये ऑक्सिलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन NO2- NO3- में, आयोडीन I2 में। बस ये तीनों रिएक्शन पढ़ लो। MnO4- MnO4 2- में, MnO4- MnO2 में, MnO4- Mn2+ में, तीनों रिएक्शनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और उसको नोट कर लो, ठीक है। ये मैं एनसीईआरटी से इसलिए पढ़वा रहा हूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं वो एक साथ खत्म हो जाएंगे। आ जाओ, अब एक बार इसका आंसर देख लो 44th का। पढ़वा दिया था। क्वेश्चन पे आते हैं 45 पे। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट बट वन डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। अब इनकी कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट की। पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जनरली ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए ये कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज में लाए जाते हैं। 3 प्रॉपर्टी हो गई। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, 4 प्रॉपर्टी हो गई। इनको हम फिजिकली मिक्स करके इनका अलॉय बना सकते हैं, 5 प्रॉपर्टी हो गई। बाकी देख लेना, ठीक है। सजेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, एक ये भी प्रॉपर्टी कर सकते हो, डीडी ट्रांजिशन दिखाते हैं, कलर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के भी होते हैं। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनके Ns और N-1d की एनर्जी लगभग इक्वल होती है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि इनके डी सबशेल में जिसमें 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट करा चुका हूं मैं आपको। डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KMnO4 विद, अभी कराए थे मैंने, आयोडीन और H2S, ठीक है। Why do transition element show variable oxidation state? ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन से वो दिखाते हैं बता चुका हूं मैं। स्कैंडियम और जिंक इन 3D ट्रांजिशन सीरीज विच एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और ये क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि इनमें Ns और N-1d की एनर्जी लगभग सेम होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में बहुत ज्यादा होते हैं। Assign a reason for each of the following observation. पहली, the transition metal with exception zinc, cadmium, mercury. Zinc, cadmium, mercury ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते क्योंकि वो D10 कंप्लीटली फिल रखते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट में और मोस्ट अकरिंग स्टेट में या जनरल ग्राउंड स्टेट में। आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड वेरी इरेगुलरली। तो मैं आपको बताता हूं,
अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो वहां स्कैंडियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, एनएच के तो छोड़ता छोड़ता है, डी का भी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। वेनेडियम, टाइटेनियम, यहां से लेकर अगर हम मैंगनीज तक जाते हैं तो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से दिखाते हैं। लेकिन क्रोमियम जो है वो +2 से +3 में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। मैंगनीज सबसे पहले हाफ में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है +2 कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन आयरन अपने आप को +2 से +3 में ले जाना चाहता है। कॉपर जो होता है वो अच्छी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, सिर्फ एक्वस मीडियम में दिखाता है, क्योंकि कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही D10 कॉन्फ़िगरेशन को पा लेता है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये भी एक वेरिएबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। जिंक सबसे स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। सारी बातें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। आंसर देखते हैं 51 का। पहले, क्यों हार्ड होते हैं इनका, क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? दे शो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, greater the number of valence electron, stronger in resultant bonding. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या वेरिएबल है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग ईच सीरीज। हाउएवर क्रोमियम की जो होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो +4 के बाद अपने आप को +3 की कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना चाहता है। ओ सॉरी, D4 के बाद वो अपने आप को D3 हाफ फील्ड T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना चाहता है। जिंक की सबसे अच्छी होती है, मैंगनीज की सबसे अच्छी होती है, क्रोमियम और कॉपर दोनों के दोनों अपने आप को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसलिए नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन को पा जाते हैं। पढ़ लो पूरा, स्क्रीन रोक के पढ़ा करो बेटा, और हो सके तो लिखा करो। आगे चलते हैं। Assign reason for each of the following. Transition element exhibit paramagnetic behavior due to DD transition or unpaired electron. Cobalt 2 plus is easily oxidized in presence of strong ligand. Cobalt 2 plus 4s के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, ठीक है। अब वो उसके बाद भी आसानी से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें पता चलेगा। CO, NH3, EN, EDTA और CN, ये 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो जो D ऑर्बिटल होता है आपका, D ऑर्बिटल्स, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल जिनकी सबकी एनर्जी एक जैसी होती है, उनको स्प्लिट कर देते हैं 3 और 2 में, ठीक है। तो नीचे वाले कहलाते हैं T2G, ऊपर वाले कहलाते हैं EG। अगर मैं आपको कुछ ऐसा कर दूं, यहां पर देखो, बात को समझना, ये आपके 5 एवरेज एनर्जी रखे बैठे हैं T2G। अगर मैं इनको तोड़ दूं 2 हिस्सों में, 2 और 3 में, तो ये बन जाता है T2G, ये बन जाता है EG, ठीक। ये एवरेज है, ये एवरेज से कम, ये एवरेज से ज्यादा। अब वो कहता है अगर मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रखूं तो मैं स्टेबल रहूंगा। कोबाल्ट 2 प्लस 4s 0 रखता है, 3d 7 रखता है, तो अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के फुल्ली फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहेगा और कोबाल्ट 3 प्लस बनाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन आया बहुत देर बाद, ठीक है। तब से एक जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, फिर भी हम एक बार इसका आंसर पढ़ेंगे। देखो, in Cu2 plus electronic configuration is 3d7, there is one unpaired electron even after pairing occur in the presence of strong ligand। strong ligand में इसने वाली बात नहीं बताई कि वो स्प्लिट कर देता है। कोबाल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और पा जाता है फुल्ली फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। ये बातें बताना बेटा, ठीक है। इस बुक ने नहीं बताई तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Fe, क्योंकि इसके पास T2G कॉन्फ़िगरेशन होती है। मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस टुवर्ड्स द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn2 प्लस इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो D5 कॉन्फ़िगरेशन पा चुका है, और आयरन +3 की तरफ स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो +3 बनना चाहता है D5 पाने के लिए। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोअर फॉर जिंक, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। उसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी एक अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में और अपनी ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो है। आंसर पढ़ लेते हैं फिर भी एक बारी।
ये लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा क्वेश्चन आ गया 53 का सेकंड पार्ट। इन केस ऑफ जिंक ओनली मेटेलिक बॉन्ड अकर बट डी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। बड़ा अच्छा आंसर लिखा है इसने। यहां पर मेटेलिक बॉन्ड होता है लेकिन डी ओवरलैपिंग होती है, वेयर एज इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोथ मेटेलिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। बेटा ये बहुत अच्छा आंसर है, मैंने भी नहीं दिया ये। सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी है आपको, आपको बात करनी है मेटेलिक बॉन्ड की और कोवेलेंट बॉन्ड की, दोनों बातों पे ध्यान देना है। ध्यान दे लो, पेपर है आपका, मेरा नहीं है, तो छोटी छोटी गड़बड़े मत कर देना। डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिड तक बढ़ते हैं, जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फिर उसके बाद घटने लगते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोमेटल आयन, ऑक्सोमेटल आयन यानी कि ओ और मेटल और आयन ये मिड तक बढ़ते हैं। मैंगनीज के पास MnO4 माइनस एक ऑक्सोमेटल आयन है जिसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो तुम्हें बोलना है स्टार्टिंग से लेके मिड तक नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इसलिए नंबर ऑफ ऑक्सोमेटल आयंस बढ़ते हैं। क्रोमियम के पास भी है Cr2O4 माइनस, ठीक है, CrO4 2 माइनस वगैरह वगैरह। अब आपके वेनेडियम के पास भी है, लेकिन जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सोमेटल आयंस कम हो जाते हैं। 54 का आंसर पढ़ते हैं। पहला पार्ट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल मेटल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट स्कैंडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीज अप टू स्कैंडियम टू मैंगनीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड which are ionic. The highest oxidation number in oxides coincide with the group number, ठीक है, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक। नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अबव Fe2+। बिसाइड्स, इसने बेटा सारी बातें बता दी, यही नहीं बताया कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है जैसे जैसे आप स्टार्टिंग से स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाओगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ऑक्सोमेटल आयंस की वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग, कॉपर 1 आयन इज नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर एक हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी से भी ज्यादा होती है और नेगेटिव होती है। उसको कंपनसेट करने के लिए सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी लग जाती है और कॉपर +1 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। बोथ O2 और F2 स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, बट O2 और F2 जो है दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट खोल देते हैं, लेकिन O2 फिर भी ज्यादा खोलता है क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर आपको Fe7 लगाने हो तो आपको 7 आयरन लगाने पड़ेंगे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट खोलने के लिए, तो Fe के जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो हो जाएगी और वो बना नहीं पाएगा। O2 को सिर्फ 4 लगाने पड़ेंगे, बट द एबिलिटी ऑफ O2 टू डू एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। वाई? अब जरा आंसर पढ़ो, कौन सा पार्ट है 55 का सेकंड पार्ट, मैंने बता दिया, अब इसका आंसर सुन लेते हैं। बोथ O2 F2 स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट द एबिलिटी ऑफ O2 टू स्टेबलाइज ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन द एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन या इट इज ड्यू टू एबिलिटी ऑफ O2 टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है तो सिर्फ 4 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है तो फ्लोरीन 7 चाहिए, जिनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगी। इसलिए मैंगनीज सिर्फ +4 तक और ऑक्सीजन के साथ +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके जाता है। असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जहां पर वो रिएक्शन को करा सकते हैं, मतलब इनके पास ऐसा स्पेस होता है। बाकी देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, डी ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 56, ट्रांजिशन मेटल आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक और बात आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने बताई थी। ट्रांजिशन मेटल बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी and vacant D form unstable intermediate compound and provide new path। ये आप ये भी बोल सकते हो कि उनके पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में हम जो इलेक्ट्रॉन डालते हैं वो n-1d में डालते हैं, ns तो खाली पड़ा होता है, nd तो खाली पड़ा होता है, और nd जो है उसके अंदर वो वहां पर और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में। ये रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल यूजुअली एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म। अभी बताया था ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, फ्लोरीन भी हाईली नेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, इसलिए ऑक्साइड फॉर्म में ही सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स की देखी जाती है। द highest oxidation state of transition metal is usually exhibit in its oxides because of the ability of oxygen to form multiple bond with the metal। ठीक है, अगला the oxidizing power of 3 oxoanion in series this। तो क्या करूं? ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी ऐसी क्यों है? क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, सबसे ज्यादा है, इसका +6 है और इसका +5 है। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ही वो नीचे ज्यादा आएगा। +7 से +2 तक आएगा तो ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, +6 से +2 तक आएगा तो कम ऑक्सीडेशन करेगा, +5 से +2 तक आएगा तो और कम ऑक्सीडेशन करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वही मैंने बताया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उनके कंपाउंड क्यों अच्छा कैटलिस्ट बनाते हैं ये हम बता चुके हैं, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है जहां पर वो एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन को वेरी कर सकते हैं या किसी और पूरे के पूरे कंपाउंड को रिएक्ट कराने के लिए जगह दे सकते हैं। ठीक है, आपका एक चैप्टर कट गया सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस प्रोवाइड करता था कैटलिस्ट, ये वो वाला पॉइंट बन जाता है कि इनके पास अच्छी खासी सरफेस होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास। आगे चलते हैं। Which metal in first transition series exhibit +1 oxidation state? Copper। Complete the following करा चुका हूं। Explain the following। Many of the transition metal are known for interstitial compound बता चुका हूं। There is general increase in density from titanium to copper। क्यों इंक्रीज होती है डेंसिटी? क्योंकि टाइटेनियम से कॉपर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज छोटा होता है और एटॉमिक मास बढ़ता है। मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द सेम d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन d4। ये बता चुका हूं मैं आपको। देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ट्रांजिशन मेटल सीरीज, इन एटॉमिक नंबर इन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो कह रहा है जब हम एटॉमिक साइज बढ़ाते, there is hardly any increase in atomic size with increase in atomic number in series। तो यहां होता क्या है, जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर जब तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन आता रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो साइज छोटा होना था वो धीरे धीरे करके साइज कम छोटा होने लगता है, तो रेट ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट कम हो जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेटेड डी सबशेल्स में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते हैं। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 63 का सेकंड पार्ट आपको पढ़वा देता हूं। इन जनरल atoms in a given series of transition metals show progressive decrease in radius with increasing atomic number। This is because of the new electron enter in d orbital each time the nucleus nuclear charge density by unity shielding effect of d orbital is not effective। ये पहले एक मार्क करो। Hence effective nuclear charge increase and radius decrease, both these effect एक दूसरे को काटते हैं, इस वजह से ये ज्यादा अच्छा आंसर लग रहा है। ठीक है, जो मैंने बोला था उससे इसको रोको, अभी के अभी याद करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64। असाइन
रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांजिशन मेटल जनरली आर कलर डी ट्रांजिशन, मैंगनीज एक्सिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इन 3D। हाँ, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूं। एक्सप्लेन गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर जनरली फाउंड, ये बता चुका हूं। मेटल मेटल बॉन्ड इज मोर फ्रिक्वेंट 4D and 5D ट्रांजिशन मेटल सीरीज देन 3D। मेटल मेटल बॉन्ड नीचे जाते वक्त क्यों बढ़ता है? नीचे जाते वक्त मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है। एक बार फिर भी इसका आंसर चेक कर लेते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड इज मोर फ्रिक्वेंट फॉर 4D and 5D देन 3D। इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F and 5F। अच्छा, ये भी एक चीज है, जैसे ही हम बात करते हैं 4D और 5D की, तो वहां पर इन्वॉल्व हो जाती है पुअर शील्डिंग 4F की और 5F की। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा आंसर है वैन डर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में। ये दोनों करा चुका हूं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन करा चुका हूं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जनरली देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी, बता चुका हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आर जनरली फाउंड टू बी अ गुड कैटलिस्ट, बता चुका हूं। कलर बता चुका हूं। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें उसकी ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट अकरिंग स्टेट, दोनों स्टेट में ही n-1 d ऑर्बिटल में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड इनकी डी कन्फिग्रेशन होती है। और ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन है n-1 डी कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अमंग द डाई वैलेंट, दो वैलेंसी वाला कैटायन इन द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, मैंगनीज एग्जिबिट मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर प्लस आयन इज नॉट, ये हो चुका। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कॉपर प्लस आयन, लो फिर आ गया। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डी ट्रांजिशन हो चुका, हो चुका। पोटाशियम डाइक्रोमेट फॉर्म, पोटाशियम डिस्क्राइब प्रिपरेशन, ये करा चुका हूं मैं आपको। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, Ti4 इज मोर स्टेबल देन Ti2 और Ti3। Ti अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू Ti2 और Ti3। ये अलग क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो Ti के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है D में, 2 है S में। अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो P6 कन्फिग्रेशन या इनर्ट कन्फिग्रेशन को पा जाता है। ये इसका आंसर हुआ। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, आयन ऑफ द सेम चार्ज, ठीक है, इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है। किनका? आयंस का। एटॉमिक रेडियस कम होने का रीजन क्या है? जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एटॉमिक नंबर, वैसे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज छोटा होता जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिंक इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट क्योंकि उसके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिखाता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंथैल्पी भी उसकी कम होती है। मेटल मेटल बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है। अब पढ़ लेते हैं इसका आंसर एक बारी। 76 का थर्ड, ये सॉफ्ट होते बिकॉज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक बैठा हमारा, बस एक ही बोला इसने। आगे चलते हैं। Why are fluorides of transition element more stable in their higher oxidation state than lower? क्यों? क्योंकि फ्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एक्साइट करता है ट्रांजिशन एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पर, लेकिन +4 तक ही कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर मैं यहां फ्लोराइड की जगह ऑक्साइड कर दूं तो ऑक्साइड तो और ज्यादा करता है। ऑक्साइड +7 तक ले आता है, +6 तक ले आता है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। Which one of the following would feel attraction when placed in magnetic field? अब इनमें से कौन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिंक के पास तो नहीं है,
ठीक है। और Ag प्लस के पास भी नहीं है, टाइटेनियम और कोबाल्ट दिखाएंगे। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका उल्टा, जिसके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा और वो मैग्नेट की तरफ रिपेल होगा। It has been observed that the first ionization enthalpy of 3D series of transition metal are higher. फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ट्रांजिशन मेटल की ज्यादा होती है 3D और मतलब 5D की हायर। अच्छा, ये ऑब्जर्व किया गया जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो 5D सीरीज की ज्यादा है, तो वहां पर कोई अनोखी बात होगी? हाँ, वहां पे 4F की पुअर शील्डिंग लगती है। एक बार चेक करते हैं फिर भी इसका आंसर। 77 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट ionization enthalpy of 5D element is higher than this due to intervening, जो 4F बीच में आ गया, there is a great effective nuclear charge acting on outer, ठीक बिल्कुल सही है, poor shielding of 4F। मैं इसलिए चेक कर लेता हूं बेटा, क्या पता क्वेश्चन मुझे समझ ना आए, रीजनिंग क्वेश्चन है ना, तो अपन उससे पंगे नहीं ले सकते। यहां पर हमें आपको मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर का रिलेशन दे रखा है। पहली बात, जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है उससे ज्यादा, सॉरी, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज का है, और दूसरी और तीसरी ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट लगभग सिमिलर है। दूसरी और तीसरी ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रोल आ जाता है, इसलिए दोनों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है। पहली ट्रांजिशन सीरीज से जब दूसरी ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो वहां पर एटॉमिक मास बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक मास बढ़ता है और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइशन बढ़ जाती है। अब व्हाई मैंगनीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम? अब मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि जो मैंगनीज है उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक घर लेकर बैठे हुए, वो ज्यादा डीलोकलाइज नहीं करते। अगर ज्यादा डीलोकलाइज नहीं करते तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइशन कम हो जाती है। ये मेरे हिसाब से आंसर है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट? बता दिया मैंने, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं, मास बढ़ता है, मास बढ़ने की वजह से मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ मेटल विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन। अब आंसर देखते हैं। मैंगनीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट as compared to the chromium because of the d5 configuration, that is half filled orbital. It has the highest unpaired electron, ठीक है, ये है इसका आंसर। These electrons are very less delocalized and cannot help in effective melting metallic bonding, ठीक है, इसका आंसर टंगस्टन है। और there is less, ये ठीक है बिल्कुल। हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो अच्छा मेटल मेटल बॉन्ड दिखाते हैं जैसे जैसे मास बढ़ता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट क्यों बनाते बता चुका हूं। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर। कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के D10 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है, तो +2 से ज्यादा पाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। CrO इज बेसिक और Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। देखो, जितना आपका आयन का, जो मेटल का आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही वो एसिडिक होता जाएगा, इसलिए ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक। फिर भी हम आंसर चेक करते हैं। देखो, पहले कॉपर वाले का, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। मैं तो सेकंड की कह रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO इज +2। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Cr की CrO में वो +2 होती है, वाइल इसमें +3 होती है। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, सीधी सी बात है। पढ़ लो दोनों आंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ये E0 वैल्यू है बेटा सबकी। अगर मैं E0 वैल्यू देखूं तो मेरे को एक अलग E0 वैल्यू देखने को मिल रही है कॉपर की। कॉपर की E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर मुझे स्कैंडियम की, इस ग्राफ में स्कैंडियम देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं है। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से दिखाता है, +2 वो पॉजिटिव दिखाता है।
जिसको कंपनसेट हाइड्रेशन एंथैल्पी करती है, मतलब सिर्फ पानी में दिखाता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। अब इसके आंसर सुनो, क्वेश्चन के जो भी बना था ग्राफ उससे क्वेश्चन सुनो। जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स अ लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यू अक्रॉस द सीरीज, एक्सप्लेन, क्यों है इसका कम, लेस नेगेटिव क्यों है इसका। यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर बता दिया मैंने आपको। जिंक और मैंगनीज, जिंक और मैंगनीज की बहुत ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। मैंगनीज D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है और जिंक D10 फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। जनरल टेंड टुवर्ड्स अ नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उनके लास्ट एस सब शेल में होते हैं, लास्ट वैलेंस एस सब शेल में होते हैं। फिर भी मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 80, the general trend towards a less negative E naught value across the series is related to the general increase in sum of first and second ionization enthalpy। फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का जो जोड़ है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए लेस नेगेटिव है। ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसका मतलब इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होती है। राइट प्रिपरेशन ये करा रखा है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा रखा है, ये क्वेश्चन आपको करा रखा है। ठीक है, फिर भी आप चाहो तो इसको देख लेना, इन तीनों के आंसरों को। ठीक है, एक बार फिर भी हम इन तीनों की रिएक्शन को देख लेते हैं। 83 करवा दी थी बेटा, फिर भी आप एक बार इसको देख लो, आप रिएक्शंस में गलतियां करते हो। ठीक है, देखो, अगर समझ आती तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में डाल देना, मैं इसको रिपीट करा दूंगा। आगे, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn2 Mn3+ ऑब्लिक Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन Fe, क्योंकि मैंगनीज जो है वो अपने आप को +2 से +3 नहीं ले जाना चाहता, इसलिए उसकी नॉट वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों +2 से +3 नहीं ले जाना चाहता? क्योंकि वो D5 कॉन्फ़िगरेशन पा चुका है। आयरन अपने आप को +2 से +3 लेके जाना चाहता है, वैसे आयरन +2 पे भी +2 पे भी स्टेबल है, लेकिन +3 पे और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन कॉपर, आयरन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है कॉपर से ज्यादा है, क्योंकि आयरन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो एंथैल्पी ऑफ जो मेटल मेटल बॉन्ड बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सेकंड पार्ट। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्डिंग, thus एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगला, स्कैंडियम Sc3+ is colorless, scandium is colorless in aqueous solution whereas titanium कलरलेस नहीं होता। ठीक है, स्कैंडियम कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो पाती, और जो टाइटेनियम है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में। ये मैं बैलेंसिंग करा चुका हूं। बेस्ड ऑन द डेटा, अगर इन डेटा को मैं देखूं तो इसकी वैल्यू है -0.4 क्रोमियम की, आयरन की +0.8 और मैंगनीज के +1.5। जिसकी नेगेटिव है वो तो बनेगा, तो कह रहे हैं इनमें से कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2, तो +3 में जो बनेगा वो कम स्टेबल है, तो क्रोमियम कम स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल है Fe और सबसे ज्यादा स्टेबल है मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज की पॉजिटिव है। इसका उल्टा, मैंगनीज सबसे कम स्टेबल है +3 में, आयरन उससे ज्यादा स्टेबल है +3 में, और क्रोमियम सबसे ज्यादा स्टेबल है +3 में। राइट द प्रिपरेशन कर चुके हम। अच्छा, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का डेटा दे रखा है, ठीक है, बताओ। अच्छा, इसके मैग्नेटिक मोमेंट के डेटा से मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, √n ब्रैकेट में n+2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, ये भी पूछी जा सकती है। इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 है, जितने इन डॉट से आगे हैं इंटीजर नंबर है, वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है विच ऑफ द गिवन मेटल आयन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम। फॉर्म कलरलेस एक्वस सोल्यूशन, कौन यहां पर इन चारों में से कलरलेस एक्वस सोल्यूशन बना रहा है? स्कैंडियम, क्योंकि 0 है उसके पास।
exhibit the most stable +3 oxidation state. मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम में दिखा रहा है यहां पे, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसीडर द स्टैंडर्ड ई नॉट पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सबकी स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ई नॉट वैल्यू कॉपर की पॉजिटिव क्यों है मैं बता चुका हूं, क्योंकि वो +2 नहीं बनना चाहता, वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही D10 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एस में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसको 3D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, इसलिए वो +2 नहीं बनना चाहता। ई नॉट वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इसलिए सबसे ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि वो D5 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। क्रोमियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू आयरन। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है क्रोमियम 3+ में, और क्रोमियम 3+ में वो अपने आप को इसलिए कन्वर्ट करना चाहता है क्योंकि वहां पर उसको हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। मिलने को आयरन को मिलती है, लेकिन यहां पर इसके पास स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी है। मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 88। द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr2+ एंड Fe2+ इज दिस एंड दैट, ठीक है। More the reduction potential, greater will be reducing power. Hence Cr2+ is stronger reducing agent than Fe2+, ठीक है। इसकी है 0.90 और इसकी है 0.44, वहां गलती से 8 लिख दिया है, यहां पर 0 है। अब ठीक है, आगे अकाउंट द फॉलोइंग। कॉपर प्लस बता चुका हूं मैं क्यों अनस्टेबल है, ये बता चुका हूं, ये रिएक्शन कर चुके हैं, ये बता चुका हूं, ये बता चुका हूं, ये रिएक्शन कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। Mn2+ कंपाउंड मोर स्टेबल देन, बता चुका हूं, वही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बता चुके हैं। देखो कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइशन ट्रांजिशन एलिमेंट की हाई क्यों होती है? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। डी नहीं, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एक बार 94 क्वेश्चन का आंसर देखता हूं मैं, क्या सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मेटल मेटल बॉन्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 कहां गया? रेफर टू सोल्यूशन नंबर, ये वो हो गया, चलो ठीक है, वही होगा बेटा। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइशन ज्यादा होती है। दे देर अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड भी इसका रीजन बनेगा। मेटल मेटल बॉन्ड इन कंपाउंड हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तीनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, ये रिएक्शन कर चुके हैं, कर चुके हैं। Mn3+ अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? वो होती है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी करती है, रिड्यूस भी करती है। तो Mn अपने आप को +4, +5, +6 पे भी लेके जा सकता है और +2 पे भी लेके जा सकता है, तो अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकता है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। CO2+ इजीली ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये बिल्कुल डिप्टो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में कराया, तीनों क्वेश्चन करा रखे हैं। हो चुका, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन हो चुका, हो गया। The lower oxidize, the lowest oxide of transition metal exhibit metal is basic। उसके बाद बढ़ते जैसे जैसे ऑक्साइड बढ़ता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। 100 इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल बिहेव लाइक अ मेटल, ठीक है, एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इट्स मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, उसका मेटेलिक करेक्टर कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो ये बात मैंने नहीं बताई थी, मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बताया था। दस बिकम लेस मेटेलिक और मोर नॉन मेटेलिक। अब करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 2+ इज स्टेबल इन aqueous solution but
in presence of complexing agent it is easily oxidized. कोबाल्ट 2 प्लस अच्छा खासा स्टेबल है, ठीक है, वो D7 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है, लेकिन वो एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, क्या बनाने के लिए, D6 कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, जो होती है T2G फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर भी आंसर पढ़ते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ complexing agent cobalt get oxidized +2 to +3 state because it provide energy to remove electron from cobalt 2 plus। हाँ, लेकिन इसने T2G फुल्ली फील्ड की बात नहीं करी, आप जरूर करना बेटा। अटेम्प्ट एनी 5 वाई जिंक इज नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि उसके पास डी कंप्लीटली फील्ड होता है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लो, steady and regular decrease in atomic size as we move left to right is known as lengthenoid contraction। इसके consequences क्या होते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिल्कुल सिमिलर हो जाती है, एक consequence। और अगर हम बात करें लेंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड्स की, तो लेंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, OH जो होते हैं, LnOH से, लेंथेनियम के OH से लूटेटियम के OH तक बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि उनका साइज छोटा हो जाता है, OH आयन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कंसिक्वेंस ये हुआ कि इनका साइज ना के बराबर अलग अलग होता है, इसलिए इनको नॉर्मल मेथड से एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनका एक्सट्रैक्शन मुश्किल हो जाता है, लगभग सबका साइज एक जैसा होता है। Why is the first ionization enthalpy of chromium lower than zinc? जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्रोमियम की, वो जिंक से कम क्यों होती है? देखो भैया, क्रोमियम जो है ना, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो D5 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है, जिंक नहीं पाता, इसलिए वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। सेम ऐसी ही फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की भी कम होती है, क्योंकि वो D10 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। Why are transition element are good catalyst बता चुका हूं, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली कलर्ड बता चुका हूं। आउट ऑफ KMnO2 और KMnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। KMnO4 और K2MnO4 इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो? फिर भी मेरे को आंसर चेक करना पड़ेगा, शायद दोनों ही होते हैं। KMnO4 is paramagnetic due to presence of unpaired electron in +7 oxidation state, और K2MnO4 डायमैग्नेटिक होता है, ये ध्यान रखना बेटा। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग करा चुका हूं मैं आपको। Ce3+ is easily oxidized to Ce2+, ठीक है, क्योंकि Ce3+, मुझे देखना पड़ेगा, C का एटॉमिक नंबर मुझे याद नहीं है। Ce3+ आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका मतलब इसके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको छोड़ के ये स्टेबल P6 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता होगा। देखते हैं। C3+ आयन हैव द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1, जिसको लूज करके वो एक्वायर करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अगर आपको आंसर नहीं भी आता, होता है ना कई बार कि भाई मुझे C का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था, तो हमने यहाँ पे तुक्का लगा लिया। एक ही तरीका है उसको स्टेबल होने का कि वो P6 कॉन्फ़िगरेशन पा जाए या D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन पा जाए। मुझे पता है ये D में तो आता नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, E0 वैल्यू ऑफ Mn2+/Mn इज 1 नेगेटिव है। Why this value highly negative in comparison to the neighbor? क्यों? क्योंकि ये D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है दो इलेक्ट्रॉन छोड़ते। Which element of the 3D series has lowest enthalpy of atomization? 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट है जिसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम है, और क्यों? जिंक, क्योंकि उसके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम क्रोमेट, ये रिएक्शन हो चुकी है। जिंक कैडमियम मरकरी क्यों सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते। हो चुका क्वेश्चन। व्हाई पैरामैग्नेटिक ट्रीटेड, व्हाई परमैंगनेट टाइट्रेशन नॉट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और वो उसकी प्रिपरेशन में भी था। सिक्स्थ पार्ट इसका, permanganate titration is not carried out in presence of HCl because if HCl is used, the oxygen produced from the reaction of KMnO4 and HCl
partially utilize in oxidizing HCl into Cl2, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, which itself act as an oxidizing agent. आगे the lower oxide of transition metal are basic whereas higher oxide, ये बता चुका हूं मैं क्वेश्चन आपको. Account for the following. Account for the following. Zn2 plus salt are colorless क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता. Ni2 plus जो होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. Cr is a strong reducing agent. हाँ, Cr2 plus is a strong reducing agent क्योंकि वो अपने आप को T2G कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है, हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन. ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी. जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और उनके कंपाउंड होते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है. राइट द आयनिक इक्वेशन करा चुका हूं मैं आपको. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बता चुका हूं आपको. अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है. क्यों बनाते हैं इसके बारे में ध्यान देते हैं एक बारी. 104 क्वेश्चन नंबर 104. दिया ही नहीं है इसने, मैं खुद ही बताता हूं. देखो ये पॉइंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. दिस इज ड्यू टू कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, पहला पॉइंट. उनकी हाई आयनिक करेक्टर, आयनिक चार्ज. और तीसरा पॉइंट क्या है? अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. अगला, E नॉट Mn2 प्लस ऑब्लिक Mn वैल्यू ऑफ मैंगनीज इज हाईली नेगेटिव क्योंकि मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन +3 में नहीं. कॉपर अनस्टेबल है एक्वस स्टेट में, बता चुका हूं, करा चुका हूं. अब देखो, व्हाई आर ऑल कॉपर हैलाइड्स नोन एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड. कॉपर का आयोडाइड अगर आप बनाने जाओगे तो जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा है और कॉपर आयोडीन को I2 में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है. ठीक है. अगर छोटा साइज होता तो वहां पर जो आयोडीन होती है उसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो I- से I में कन्वर्ट नहीं करता. Cl अपने आप को Cl- से Cl2 में कन्वर्ट नहीं करता है कॉपर के प्रेजेंस में. अब देखो, कॉपर मेटल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है I- को I2 में. देयरफॉर कॉपर आयोडाइड डज नॉट फॉर्म. कॉपर यहां पर आयोडीन को I2 में कन्वर्ट कर देता है. Why is E naught value of vanadium 3 plus oblique 2 plus value of vanadium is comparatively low? क्यों? क्या वेनेडियम अपने आप को +2 से +3 में कन्वर्ट करना नहीं चाहता? नहीं, क्योंकि वो +2 में ही स्टेबल है. आगे देखते हैं क्यों. लो वैल्यू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन. यहां पर अगर हम वेनेडियम को देखें तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D3, और D3 से क्रोमियम और वेनेडियम दोनों ही हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन पा जाते हैं. Why HCl should not be used in potassium permanganate बता चुका हूं. Explain observation of the end of the periodic table. क्यों हर पीरियड टेबल में जो आखिरी एलिमेंट होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे जिंक का? उसका रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते हैं और वो साइज बड़ा हो जाता है. द डी ऑर्बिटल इन is fully with 10 electrons and shield electron present in their s orbital greater extent result in increase in atomic size. जो d ऑर्बिटल है वो पूरा भर जाता है और वो शील्ड करता है जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस से, और वो शील्डिंग की वजह से, अच्छी शील्डिंग होती है, इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं, उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ. What is the effect of pH on chromate ion?
पीएच चेंज करने से क्रोमेट डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। फिर भी एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। एज द पीएच इंक्रीज, डाइक्रोमेट आयन चेंज होता है क्रोमेट में और क्रोमेट आयन चेंज होता है डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो यहां आपके PYQ समाप्त होते हैं। ठीक है, 105वें PYQ पे आ चुके हैं हम और करीब 30 से स्टार्ट किया था, तो करीब 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। लगभग इसी में से आपके डी ब्लॉक का क्वेश्चन आ सकता है। जो जो पॉइंट बताए थे, जो जो अलग अलग पॉइंट बताए थे, उनको लिख लो क्योंकि सारे रीजन ही है और हो सकता है थोड़ा बहुत कल घुमा के आ जाए, तो बस हमें रीजन ध्यान होना चाहिए कि किस चीज का कौन सा रीजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।